वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम आप लोगों के लिए इसके पहले फिजिक्स का एक वीडियो लाए थे जिसमें आपको बताया जा रहा था ग्रेविटेशनल मतलब आपका गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, जिसमें हमने जो है फर्स्ट वीडियो में काफ़ी ग्रहों मोशन ऑफ प्लैनेट्स, आखिर ग्रहों की गति के विषय में बताया था। आकाश में सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। इन पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक ग्रह के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड परिक्रमण करते रहते हैं। इन पिंडों को उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट्स कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जिसमें मैंने बताया था प्रथम नियम फर्स्ट लॉ कक्षाओं का नियम, जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं की एक फोकस दूरी पर स्थित होता है। किसी ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के फोकस पर स्थित है। किसी ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के फोकस पर स्थित है। ठीक है, ये चीजें मैंने बताया था फर्स्ट नियम। सेकंड नियम मैंने बताया था क्षेत्रफली वेग का नियम, जिसको लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। सेकंड लॉ, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफली वेग नियत रहता है dA/dt = J/2m। ठीक है, केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग के तुल्य होता है। फिर आपका तृतीय नियम मैंने बताया था थर्ड लॉ, परिक्रमण कालों का नियम, जिसको लॉ ऑफ पीरियड्स के नाम से जानते हैं। किसी भी ग्रह का सूर्य के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए का क्यूब होता है। आगे फिर मैंने बताया था केपलर के नियमों से न्यूटन के निष्कर्ष, मतलब न्यूटन ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम केपलर्स लॉ। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको बताया था F=G m1m2/r², यही गुरुत्वाकर्षण नियम है। फिर मैंने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बताया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें मैंने बताया था कि सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में पदार्थों का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। या सर्वव्यापी आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसमें दो द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, फिर इसको मैंने प्रूव किया था, या प्रोपोर्शनल m1m2/r² या G m1m2/r²। जी आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है, फिर आपका स्थिरांक है, जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल के नाम से जानते हैं। इसका मान कणों की प्रकृति के माध्यम से समय, ताप और इत्यादि पर निर्भर करता है। फिर मैंने आपको बताया था m1 = m2 अगर हम m1 = m2 इन इक्वल 1 इसके बराबर मान लें तो r की वैल्यू 1 होगी, तो आपका F = G होगा। मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे के एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कार्य करता है। G = F का वर्ग अपान m1 × m2। ठीक है, जहां F आपका क्या है, जहां F आपका फोर्स अर्थात बल है, जिसका मात्रक न्यूटन में, दूरी r मीटर में तथा द्रव्यमान m1 और m2 आपका किलोग्राम में। G का SI मात्रक तब क्या होगा, आपका G का SI मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। फिर मैंने इसको m-1 L का क्यूब और T-2 होता है, मतलब किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब और सेकेंड का इनवर्स 2 भी लिखा जा सकता है। जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमको जो पढ़ना है, गुरुत्वीय बलों की वैद्युत बलों से तुलना पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया, गुरुत्वीय बलों को वैद्युत बलों से तुलना। ठीक है, गुरुत्वीय बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। गुरुत्वीय बलों की, ठीक है, गुरुत्वीय बलों की किससे, वैद्युत बल से तुलना, वैद्युत बलों से तुलना करेंगे, बलों से तुलना, वैद्युत बलों से तुलना अर्थात कंपैरिजन फोर्स विथ इलेक्ट्रिकल फोर्स, कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है,
फोर्स विथ आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है, वैद्युत बल से तुलना, मतलब गुरुत्वीय बलों की वैद्युत बलों से तुलना हमको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आवेशित कणों के बीच गुरुत्वीय बल मतलब कणों के द्रव्यमानों के कारण तथा वैद्युत बल कणों के आवेशों के कारण। ध्यान दीजिएगा, आवेशित कणों के बीच, आवेशित कणों के बीच, आवेशित कणों के बीच, आवेशित कणों के बीच गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, ब्रैकेट में इसको क्या कहेंगे, कणों के द्रव्यमानों के कारण, कणों के द्रव्यमानों के कारण, कणों के द्रव्यमानों के कारण। अगला पॉइंट कह रहा है तथा वैद्युत बल, तथा आपका वैद्युत बल, वैद्युत बल मतलब कणों के आवेशों के कारण, कणों के आवेशों के कारण, कणों के आवेशों के कारण, आवेशों के कारण दोनों कार्य करते हैं, कार्य करते, दोनों एक साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यद्यपि इन दोनों बल, यद्यपि ये दोनों बल, यद्यपि ये दोनों बल एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के नियमों अर्थात न्यूटन का नियम तथा कूलॉम का नियम, न्यूटन का नियम तथा कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, न्यूटन का नियम तथा कूलॉम का नियम के अनुसार कार्य करते हैं, के अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते हैं। परंतु इनके परिमाणों में बहुत अंतर होता है, परंतु जो इनका परिमाण होता है, परंतु इनके परिमाणों में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, परंतु इनके परिमाणों में बहुत अंतर होता है। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। तथा इसका आवेश जो होता है, इसका आवेश होता है आपका 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम। कितना होता है, 10 पावर -19 कूलॉम। यदि ये दो इलेक्ट्रॉनों के बीच r मीटर की दूरी हो, अगर इनके बीच, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच कितनी दूरी हो, r मीटर की, r मीटर की दूरी हो, तब उनके बीच गुरुत्वीय बल न्यूटन के नियम से अगर हम पता करेंगे तो Fg इक्वल टू होता है G m1 m2 अपान r का वर्ग, अपान क्या हो जाएगा, r का वर्ग, जहां हमारी G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर
-11 इंटू आपकी m1 और m2 मतलब आपका 9.1 इंटू 10 पावर -31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, नीचे आपका r का वर्ग, नीचे आपका क्या हो जाएगा, r का वर्ग हो जाएगा। यहां तक क्लियर। जब इसको हम प्रूव करेंगे तो यह लगभग आ जाएगा आपका 5 इंटू 10 की पावर -71 अपान r का वर्ग, 5 इंटू 10 की पावर -71 अपान r का वर्ग। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 31 दूना 62 और 62 में 11 को जोड़ देंगे आपका 62 और 62 और 10 72, 31 दूना 62, ठीक है। 62 और आपका नीचे भी आपका आर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पॉइंट भी आगे पीछे होगा, तो 2 हटा करके आपका 31 दूना 62 और आपका 71, मतलब 2 पॉइंट इधर उधर हो जाएंगे, आपका 71 होगा। कैसे प्रूव करके दिखा दे रहे हैं आपको, ये बातें होंगी कैसे आपको प्रूव करके भी दिखा दे रहे हैं। जब इसको हम आगे की तरफ ले चलते हैं, आगे जैसे कुछ बच्चों को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो दशमलव का मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया इसको क्या करना होगा हमको, 6.67 इंटू 10 पावर -11 आपका है ये है, इंटू 9.1 इंटू 9.1 आपका इंटू 10 की पावर 31 दूना 62, यहाँ पे हो जाएगा -62 आपका r का वर्ग। यहाँ तक क्लियर हुआ। और आगे की तरफ जब बढ़ेंगे, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, तो आपका आएगा कितना, आपका आएगा 552.34 आपका 27। अब पूछोगे कैसे आएगा, अब अगर आप पूछोगे कि ये चीजें कैसे आएंगी, तो 9.1 को 9.1 से मल्टीप्लाई करवाओगे अगर, तो आएगा आपका 82.81 आएगा। 2 अंकों के बाद दशमलव, क्योंकि यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, 1 अंक इधर 1 अंक इधर, अर्थात आपका 91 हो जाएगा आपका 82 81। अब इस 82 81 को, मतलब आपका ये जो 82.81 है, 82 पॉइंट जो आपका 81 है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 6.67 से, 6 आपके 67 से जब हम इसको करवाएंगे, तो आपका कितना निकल करके आ जाएगा, करके देख लो, आ जाएगा 552 इंटू पॉइंट आपका 3427 अपान r का वर्ग इनटू, अब ध्यान देना है, यहाँ 11 है, यहाँ आपका 62 है, 62 और 11 को जोड़ देंगे अगर हम अपने इसमें, तो हमारा कितना हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 2 1 3 मतलब 73, कितना हो जाएगा भैया यहाँ पे 73, वो भी किसमें, माइनस में, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि हमारी क्या है, माइनस वाली संख्या जो है वो बड़ी है। अब इसको हम और आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे, जब इस पॉइंट को हम और 2 अंक इधर लाएंगे, तो जैसे 2 अंक इधर आएगा, आपका मतलब 100 गया, 100 मतलब 10 धाम 100, 10 का स्क्वायर, ऊपर जाएगा, नीचे आपका प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो आपका यहां हो जाएगा 5.52 इंटू 10 की पावर आपका -71 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 की पावर आपका 2 और बढ़ रहा है, 10 धाम 100, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आपका r वर्ग है ये, नीचे क्या है आपका r वर्ग है ये, ठीक है, यहां तक क्लियर। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल
किससे पता करेंगे? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से पता करेंगे। कूलाम के नियम से पता करेंगे। तो क्या होगा? एफ इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपान R का वर्ग। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, मतलब 9.1 इंटू 10 पावर 9.0 इंटू 10 पावर 9 एप्सिलॉन की मान होती है, इंटू आपका Q1 मतलब आवेश की वैल्यू, मतलब 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और R का वर्ग है, ऊपर आपका स्क्वायर है। यहां तक क्लियर? जब इसको हम प्रूव करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह करके सारा सिस्टम करते हुए, मतलब 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू आपका 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की 19 दूनो 38। कितना भैया? 38। ठीक है। अब नीचे आपका R का वर्ग, जब इसको हम प्रूव करेंगे 256 में 9 से गुणा करेंगे, टोटल आपका जाकर के पड़ेगा कितना? 5 इंटू 10 आपका कितना पड़ेगा? लगभग पड़ेगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -28 अपान R का वर्ग। 2 इंटू 10 की पावर -28 अपान R का वर्ग। कैसे पड़ेगा? क्योंकि 38 में से 9 को घटाएंगे, आपका 28 हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। 256 और 2 अंकों के बाद दशमलव है, दशमलव हो गया। 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45, और 45 में 5 जोड़ोगे 51, फिर 5, 9 दूनी 18 और 5 जोड़ दोगे 18 2 20 और 20 3 23। कितने अंकों के बाद दशमलव? 2 अंकों के बाद। अब इस एक पॉइंट को जब इधर लाएंगे तो 2 पॉइंट हो जाएगा आपका, मतलब आपका 21 और 2 इंटू 10 पावर -27 या 28 के लगभग हो जाएगा, 28 के लगभग हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इसका जो Fe का निकाले हैं और Fg का निकाले हैं, इसको अनुपात में रख लेते हैं। इसको क्या करते हैं? अनुपात में। ठीक है, इसको क्या करते हैं भैया? अनुपात में करते हैं। करके देखो Fg की वैल्यू कितनी आई थी और Fe की वैल्यू कितनी आई है, बराबर। Fg की वैल्यू हमने ज्ञात किया था, कितना आया था? 5 इंटू 10 की पावर -71 अपान R का वर्ग। और इसकी वैल्यू कितनी आई है? Fe की वैल्यू आई है 2 इंटू 10 की पावर -28 अपान R का वर्ग। R वर्ग से R वर्ग हमारा चला गया। 5 इंटू 10 की पावर -71 अपान 2 इंटू 10 की पावर -28, 2 इंटू 10 की पावर -28। अब आगे क्या हो जाएगा? और जब यही रेशियो हम आगे की तरफ लेके जाते हैं, जब यही रेशियो हम आगे की तरफ लेके जाते हैं, मतलब आपकी तो आगे आपका क्या हो जाएगा? 10 की पावर -71 अपान 10 की पावर -28 को जब हम प्रूव करेंगे आगे, तो आगे आपका हो जाएगा 10 की पावर -71 इंटू 10 की पावर 28। ऊपर जाने पे पॉजिटिव में आता है। आगे आपका हो जाएगा, यहाँ पे बेस आपका सेम है, 10 की पावर -71 प्लस 28। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? इसको घटाने पर आ जाएगा 43। 10 की पावर -43 कितना आ गया? 10 की पावर -43।
ये क्या निकल के आ गई, एफ जी और एफ ई। इससे स्पष्ट है कि दो कणों के बीच गुरुत्वीय बल वैद्युत बल की तुलना में बहुत क्षीण, लगभग नगण्य है। लगभग कैसा है, नगण्य है। इन दोनों बलों में एक अंतर यह भी है, गुरुत्वीय बल माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त गुरुत्वीय बल सदैव आकर्षण बल होते हैं, जबकि वैद्युत आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। यह आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। इससे हमारा जो है कंपैरिजन, इसी प्रकार से हम इसके जो गुरुत्वीय बलों की वैद्युत बलों से तुलना है, कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विथ इलेक्ट्रिकल फोर्स से जो कर रहे हैं, इसी प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और कम से कम ये वीडियो आप लोग 2 से 3 बार देखिए। जब तक आप इसको 2 से 3 बार नहीं देखेंगे तब तक आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। और ये जो चैप्टर है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे अधिकतर क्वेश्चन हमारे बनते हैं वनडे एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। तो आपके लिए बेहतरीन चैप्टर है, आप सभी लोगों के लिए क्या है भैया, ये बेहतरीन चैप्टर है। अब चंद्रमा की गति से गुरुत्वाकर्षण नियम का सत्यापन करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ बाई द मोशन ऑफ द मून, बाई द मोशन ऑफ द मून। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सीधा सत्यापन पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के गति के आधार पर किया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और तथा इसका एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में पूरा होता है। कक्षीय त्रिज्या अर्थात चंद्रमा की पृथ्वी के केंद्र से दूरी आरएम तथा परिक्रमण काल टी है। यदि इसकी कक्षीय चंद्रमा पृथ्वी की ओर आने वाला अपकेंद्र त्वरण हमारा जो है a = v²/rm हो। चलिए इसको भी प्रूव कर लेते हैं। ये भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में हमको ये भी देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा की गति से, चंद्रमा की गति से गुरुत्वाकर्षण नियम का सत्यापन, नियम का सत्यापन मतलब आपकी वेरिफिकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ बाई द मोशन ऑफ द मून, मतलब चंद्रमा की गति से गुरुत्वाकर्षण नियम का सत्यापन। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सीधा सत्यापन पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के आधार पर किया जा सकता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और तथा इसका एक चक्कर 27.3 दिन में पूरा होता है। अब माना कि चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या अर्थात चंद्रमा के पृथ्वी के केंद्र से दूरी आरएम क्या है, माना कि चंद्रमा, माना कि कक्षीय त्रिज्या, माना कि आपका क्या हो जाएगा, चंद्रमा, माना कि चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या अर्थात
अर्थात आपका क्या हो जाएगा, चंद्रमा की पृथ्वी से, चंद्रमा की पृथ्वी से केंद्र, चंद्रमा की पृथ्वी से केंद्र, चंद्रमा की पृथ्वी से केंद्र, केंद्र से दूरी, क्लियर, आरएम है, कितना है, आरएम, तथा परिक्रमण काल, परिक्रमण काल टी है। यदि इसकी कक्षीय चाल, यदि इसकी कक्षीय चाल, चाल भी है, भी है, तो तब चंद्रमा पर, चंद्रमा पर पृथ्वी की ओर लगने वाला, चंद्रमा पर पृथ्वी की ओर लगने वाला अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण, चंद्रमा पर पृथ्वी की ओर लगने वाला अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण। अब पॉइंट आता है कि आखिर ये अभिकेंद्र त्वरण और परिक्रमण काल है क्या, अभिकेंद्र त्वरण और परिक्रमण काल क्या है, क्योंकि हमको ये चीजें बार बार देखने को मिल रही हैं। तो अभिकेंद्र त्वरण और आपका परिक्रमण काल ये क्या है, ये आपका क्या है और कहां से लिया गया है, ये भी आपका एक फिजिक्स का ही पार्ट है, ये भी आपका क्या है, एक फिजिक्स का ही पार्ट है। सर्कुलर मोशन नामक लेसन, मतलब वृत्तीय गति में हमको ये चीजें देखने को मिलती हैं। अभिकेंद्र त्वरण की बात करता है, तो अभिकेंद्र त्वरण जो है, जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है, अर्थात उसका वेग लगातार बदलता जाता है। इस दशा में कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्र त्वरण अर्थात दिष्ट त्वरण लगता है, और इस त्वरण से कण के वेग का परिमाण नहीं बदलता, परंतु वेग की दिशा निरंतर बदलती जाती है, और इस त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इस त्वरण को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण, अर्थात P1 और आपका P2, और आपका क्या हो जाएगा, P2, P1 और P2, ठीक है। और V1 ये इसका वेग V1 और V2, इन दोनों के बीच डेल थीटा का कोण बनाएगा, केंद्र से दूरी r है, और ये दोनों P1 से P2 तक जाने में डेल s दूरी तय करती है। मूल आपका मूल बिंदु O है, मूल बिंदु आपकी O है, मूल बिंदु आपकी क्या है, O, क्लियर है यहां तक। ए आपका Q डेल थीटा, और आपका ए हो गया, ए आपका B हो गया, ए आपका डेल वेक्टर B हो गया, इधर आपका V1 हो गया। प्रूफ कर रहे हैं अपकेंद्र त्वरण को, आखिर अपकेंद्र त्वरण क्या है, ये आपका V2 हो गया, ठीक है। मान लो कि कण एक सूक्ष्म समयांतराल डेल टी में, मान लो कि कण जो है हमारा एक सूक्ष्म समयांतराल, एक सूक्ष्म समयांतराल डेल टी अर्थात डेल्टा टी में, डेल टी अर्थात आपका डेल्टा टी में बिंदु P1 से P2 तक, बिंदु आपके P1 से P2 तक डेल S दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, डेल S दूरी तय करता है, तथा इन बिंदुओं के वेग क्रमशः वेक्टर V1 व वेक्टर V2 है।
वेक्टर V1 व वेक्टर आपके V2 है, वेक्टर V1 व वेक्टर V2 है। दोनों का परिमाण भी ही है, दोनों का परिमाण क्या है? भी है, परंतु इनकी दिशाओं में डेल्टा थीटा का अंतर है। परंतु इनकी दिशाओं में क्या है? डेल्टा थीटा का अंतर है। मतलब ए यहां पे है और ए यहां पे। इनकी दिशाओं में कितना अंतर है? डेल्टा थीटा का। तो P1 से P2 तक वेग परिवर्तन जो होगा, P1 से P2 तक वेग परिवर्तन वेक्टर V2 माइनस वेक्टर V1 बराबर डेल वेक्टर आपका डेल आपका वेक्टर V हो जाएगा। डेल वेक्टर क्या हो जाएगा? V। यदि सदिशों वेक्टर V1 वेक्टर V2 को एक ही बिंदु Q से खींचें और तथा एक तीसरी सदिश राशि वेक्टर V1 वेक्टर V1 के बाड़ाग्र को वेक्टर V2 के बाड़ाग्र से मिलाएं। वेक्टर V1 के बाड़ाग्र को वेक्टर V2 के बाड़ाग्र से मिलाएं एक तीसरी राशि, जिसका मतलब डेल्टा वेक्टर V होगा, जो हमारा क्या होगा? डेल्टा वेक्टर V होगा। अर्थात वेक्टर V2 माइनस वेक्टर V1 इक्वल टू डेल्टा वेक्टर V। मतलब आपका P1 और P2, P1 P2 और P1O, P1 P2 और P1O अपान P1O इक्वल हो जाएगा आपका AB, आपका AB अपान AQ, अपान आपका AQ, अपान क्या हो जाएगा? AQ। मतलब आपका P1 से P2 तक कितनी दूरी चली है? डेल S। P1 से P2 तक कितनी? डेल S। और P1 और O आपका कितना है? R हो गया, बराबर आपका AB अपान AQ, A और B मतलब आपका डेल V अपान AQ मतलब आपका V1, आपका क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। अर्थात या V कर दो, या क्या हो जाएगा? आपका V हो जाएगा, AQ आपका V। अब आगे बात आती है, तो आपका हो जाएगा जब इसका हम क्या करेंगे? इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका हम क्या करेंगे भैया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करके देख लो। ये आपका हो जाएगा V डेल S इन इक्वल आपका हो जाएगा डेल V इंटू R, इंटू क्या हो जाएगा? R, या डेल V इक्वल टू हो जाएगा आपका V अपान R इंटू आपका डेल S, इंटू आपका क्या हो जाएगा? डेल S हो जाएगा। अब और आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, दोनों तरफ समयांतराल, दोनों ओर से हम क्या करेंगे? दोनों ओर से डेल टी से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मतलब अनंत समयांतराल डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी अनंत सूक्ष्म समयांतराल है, तो डेल V अपान आपका डेल टी बराबर आपका यहां हो जाएगा V अपान R इंटू डेल S अपान डेल टी, इंटू डेल S अपान डेल टी। अब समयांतराल डेल टी अनंत सूक्ष्म हो तो डेल्टा टी, अगर समयांतराल डेल टी अनंत सूक्ष्म हो, अगर समयांतराल डेल टी अनंत सूक्ष्म हो, मतलब डेल टी टेंस टू 0 हो, लगभग आपकी 0 के समीप वैल्यू गई हो हमारी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तब क्या होगा? तो आपका हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा, इसको हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा? तब हमारा हो जाएगा यदि समयांतराल हमारा डेल टी क्या हो? अनंत सूक्ष्म हो, अर्थात डेल टी टेंस टू 0, तब इस सीमा में हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0, अर्थात आपका डेल V अपान डेल टी, आपका डेल V अपान डेल टी बराबर आपका हो जाएगा क्या? V अपान R को बाहर करेंगे और डेल टी टेंस टू 0, डेल टी लिमिट
लिमिट आपकी डेल टी टेंस टू 0 आपका डेल वी अपान डेल टी, डेल वी अपान डेल टी, डेल वी अपान डेल टी, सॉरी डेल एस अपान डेल टी, डेल वी नहीं, डेल एस अपान डेल टी। ठीक है। अब परिभाषा के अनुसार अगर हम देखेंगे तो लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वी अपान डेल टी, मतलब आपकी जो लिमिट डेल 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 टी टेंस टू 0 डेल वी अपान डेल टी है, वो क्या है? वो आपका रेखीय त्वरण है। वो क्या है आपका? रेखीय त्वरण। वो आपका क्या है? रेखीय त्वरण। अब बात आती है रेखीय त्वरण क्या है? ऋजुरेखी गति में किसी कण के रेखीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन दर को उस क्षण कण का रेखीय वेग कहते हैं। और जब कोई कण ऋजुरेखी गति में करता है तो उसकी गति रेखीय विस्थापन के समय के साथ बदलती जाती है। ठीक है। और v बार बराबर होता है डेल एस अपान डेल टी, डेल एस अपान डेल टी। अगर डेल टी समय अंतराल, अगर कुछ समय अंतराल डेल टी अनंत सूक्ष्म हो तो डेल टी टेंस टू 0 तब औसत रेखीय वेग तात्कालिक रेखीय वेग के बराबर होगा। और तात्कालिक रेखीय वेग जो होगा v बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डी एस अपान डी टी होगी। कितना होगी? डी एस अपान डी टी होगी, डी एस अपान डी टी होगी। तो आपका तात्कालिक रेखीय त्वरण क्या है? ये तात्कालिक रेखीय त्वरण आपका, ये तात्कालिक लिमिट आप यहां लिख लीजिए, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 मतलब डेल एस अपान डेल टी, डेल टी हमारा क्या है? सॉरी डेल वी अपान डेल टी हमारा क्या है? तात्कालिक आपका रेखीय त्वरण ए है। रेखीय त्वरण क्या है? ए है। तात्कालिक रेखीय त्वरण ए है। तात्कालिक रेखीय त्वरण आपका ए है। और लिमिट डेल एस अपान डेल टी, और आगे आपका लिमिट, आगे आपका लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और डेल एस अपान डेल टी, ये क्या है? ये आपका तात्कालिक रेखीय वेग भी है। तात्कालिक रेखीय वेग क्या है? भी है। ये आपका तात्कालिक रेखीय वेग भी है, ये भी है और ये तात्कालिक रेखीय त्वरण ए है। क्लियर है यहां तक? ये तात्कालिक रेखीय वेग आपका भी है। अब अतः इसको हम जब प्रूव करते हैं, मतलब अब ये हमारा जो है आपकी डेल एस अपान डेल टी, मतलब आपकी डेल एस अपान डेल टी बराबर डेल वी अपान डेल टी, वी अपान आर मतलब ए वाला पॉइंट, जब इसको हम प्रूव करते हैं डेल वी अपान डेल टी इन इक्वल टू वी अपान आर डेल एस अपान डेल टी, जब इसको लिमिट के रूप में प्रूव करते हैं तो आपका निकल करके आ जाएगा डेल वी अपान डेल टी हमारा क्या है? अभी हमने बताया तात्कालिक रेखीय त्वरण ए बताया, ये क्या है आपका? ए है। और आपका डेल एस अपान डेल टी क्या है आपका? भी है। आपका क्या है? भी है। तो भी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा, भी स्क्वायर अपान आर। यही आपका अभिकेंद्र त्वरण है। यही आपका क्या है? अभिकेंद्र त्वरण। ये आपका क्या है? अभिकेंद्र त्वरण। इसको ही हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ए बराबर भी स्क्वायर अपान आर। अब पॉइंट आता है कि आखिर आपका परिक्रमण काल टी क्या है? आपका परिक्रमण काल टी क्या है? हमने स्पष्ट कर दिया कि आखिर आपका अभिकेंद्र त्वरण क्या है। अब हम बार बार परिक्रमण काल टी का जिक्र करते रहते हैं, बार बार हमारी जिक्र किस पे होती है? परिक्रमण काल टी पर होती है। तो बताओ भाई परिक्रमण काल हमारा टी क्या है? आपका जो परिक्रमण काल टी है वो क्या है? तो इस पॉइंट पे भी विचार करते हैं, आखिर परिक्रमण काल टी क्या है? परिक्रमण काल आपका टी क्या है? तो क्या करेंगे? इसको हटा देंगे सबसे पहले। इसको क्या करेंगे? हटा देंगे।
अब परिक्रमण काल टी को हमको पता करना है, आखिर परिक्रमण काल टी क्या है। अब केंद्र त्वरण क्लियर हो गया, ए बराबर वी स्क्वायर अपान आर, या क्या होता है, अब केंद्र त्वरण होता है। अब आप बात आती है परिक्रमण काल टी की। कण केंद्र से मतलब स्पष्ट है, कण केंद्र से मतलब कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में जब हम संबंध को क्लियर करेंगे, v बराबर आर ओमेगा को, v बराबर आर ओमेगा को जब इसको हम क्लियर करेंगे, इसी में हमको आपका परिक्रमण काल भी मिलेगा। मतलब किसी दिए गए कोणीय वेग ओमेगा के लिए कण का रेखीय वेग v कण के केंद्र से दूरी r अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कण केंद्र से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका रेखीय वेग उतना ही अधिक होगा। तो इससे स्पष्ट है कि कण द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय आपका कैपिटल टी क्या कहलाता है, कण का आवृत काल टी कहलाता है। कण का आवृत काल टी कहलाता है। अर्थात आपका हो जाएगा टी बराबर 2 पाई आर अपान टी, सॉरी v बराबर परिक्रमण काल v बराबर 2 पाई आर अपान टी होता है। या कण का आवृत काल t बराबर होगा, कण का आवृत काल t बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी एक चक्कर में तय की गई दूरी अपान चाल। एक चक्कर में तय की गई दूरी मतलब 2 पाई आर अपान v, ए बराबर टी होता है, ये टी के बराबर होता है। या v बराबर हो जाएगा 2 पाई आर अपान टी, या v बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपान टी हो जाएगा। यहां तक क्लियर। मतलब आपका और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, जिस तरफ हम प्रूव कर रहे थे, कहां तक हम पहुंचे थे, यहां तक। मतलब आपका चंद्रमा पर पृथ्वी की ओर लगने वाला अवकेंद्र त्वरण, अवकेंद्र त्वरण आपका कितना हो जाएगा, अवकेंद्र त्वरण आपका ए बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपान आर एम। कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपान आर एम। मतलब चंद्रमा पर पृथ्वी की ओर लगने वाला अवकेंद्र त्वरण, ये क्या है हमारा, चंद्रमा पर पृथ्वी की ओर लगने वाला अवकेंद्र त्वरण, यह अवकेंद्र त्वरण है, ए बराबर v स्क्वायर अपान आर एम। तो चंद्रमा द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, चंद्रमा द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, चंद्रमा द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एम। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एम। अतः इसकी कक्षीय चाल, अतः इसकी जब हम कक्षीय चाल को निकालेंगे, यह हो जाएगा v बराबर हो जाएगा कितना, 2 पाई आर एम अपान टी, 2 पाई आर एम अपान टी, जो भी मैंने अभी बताया आपको, 2 पाई आर एम अपान
टी बराबर ये भी की वैल्यू है और रखना किस में है, जो अभी अपकेंद्र त्वरण वाली है। इसको क्या करेंगे, अपकेंद्र त्वरण वाले में रखेंगे। अतः ये भी की वैल्यू इसमें रखना है, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर 2 पाई आर एम अपान टी का होल स्क्वायर पूरे का बटे आर एम, पूरे का बटे क्या हो जाएगा भैया, आर एम हो जाएगा। जब इसको हम प्रूव करेंगे, मतलब इस आर एम को, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 4 पाई का वर्ग इंटू आर वर्ग एम अपान टी का वर्ग पूरे का बटे आर एम। इस आर एम से आर एम हमारा कट गया, हमारे पास बचा क्या, 4 पाई का वर्ग आर एम अपान टी का वर्ग, अपान क्या बचा, 4 पाई आर वर्ग अपान आर एम अपान टी का वर्ग। तो चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या आर एम बराबर होती है, कक्षीय त्रिज्या हमको याद करनी होगी, कक्षीय त्रिज्या हमको पता होनी चाहिए। तो कक्षीय त्रिज्या जब हम आर एम की वैल्यू हमको पता हो जाएगी, मतलब ये रटना है, ये रटने वाली बात है भैया, इसको याद कर लीजिए। चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या की कक्षीय त्रिज्या आर एम बराबर हो जाता है आपका, आर एम बराबर कितना होता है, कक्षीय त्रिज्या आर एम बराबर 3.80 इंटू 10 की पावर 9 इंटू आपकी 10 की पावर 9 नहीं 8 हो जाएगा, 10 की पावर 8, ये आपकी कक्षीय त्रिज्या क्या, मीटर, ठीक है। तथा परिक्रमण काल टी बराबर, परिक्रमण काल आपका टी बराबर कितना है, 27.3 दिन, कितनी है, 27.3 दिन, अर्थात 27.3 इंटू 24 इंटू आपकी कितनी हो जाएगी, सॉरी 24 नहीं 60 मिनट, 60 घंटा इंटू 60 मिनट इंटू कितनी हो जाएगी भैया, इंटू 60 मिनट। क्लियर है यहां तक। जब इसको हम और आगे की तरफ ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 2.36 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 आपका सेकेंड, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हमारा आंसर आएगा, तब ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 27, मतलब आपका 2.36 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड। ये चंद्रमा पर अपकेंद्र त्वरण है, यह जो है चंद्रमा पर अपकेंद्र त्वरण है, पर अपकेंद्र त्वरण, अपकेंद्र त्वरण है, ठीक है। अब यह त्वरण तब आगे जब हम इसको प्रूव करेंगे और आगे की तरफ, और आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तब हमारा हो जाता है ए बराबर 4 पाई का वर्ग आर एम अपान टी का वर्ग बराबर हमारा हो जाएगा 4 इंटू पाई का मान होता है 3.14, 3.14 का स्क्वायर इंटू आर एम, इंटू आर एम की वैल्यू अभी मैंने बताया था आपको 3.80 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, ये आर एम की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, कक्षीय त्रिज्या आर एम की वैल्यू, ये हो गई बटे टी का वर्ग। अभी परिक्रमण काल टी को मैंने सॉल्व किया, ये आपका कितना आया है, परिक्रमण काल टी आप सॉल्व होने पर 2.36 इंटू 10 की पावर 6 आपका सेकेंड आया है, इतना आया क्या, स्क्वायर में, क्या भैया, स्क्वायर में। जब इसको हम आगे को प्रूव करते जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0 आपका
27 क्या 27 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति आपका सेकेंड स्क्वायर ये आ जाएगा। यह वह त्वरण है जो चंद्रमा पर पृथ्वी की केंद्र की ओर लगता है। हम यह जानते हैं कि पृथ्वी तल पर पृथ्वी की ओर लगने वाला त्वरण कितना है, जी बराबर है 9.80 मीटर। कितना है, जी बराबर 9.80 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इतना है। अतः ए अपान जी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.0027 अपान 9.8 अपान कितना हो जाएगा 9.80। जब इसको हम प्रूव करेंगे आगे आपका हो जाएगा 27। दशमलव को हटाना है, दशमलव को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक पॉइंट को एक मानेंगे, 1 2 3 4 1000 मतलब आपका 1000 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 1000 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, नीचे आपका आ जाएगा कितना 98,000। कितना आ जाएगा 98,000। और 27 को जब इसमें डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 3 7 मतलब आपका 27 चौके 98 मतलब आपका आ जाएगा कितना भैया, आपका आ जाएगा 3600। मतलब आपका कितना आ गया 3600 बराबर 1/60 का स्क्वायर हो जाएगा। लगभग आपका लगभग की वैल्यू होगी, यही आपकी लगभग की वैल्यू होगी। मतलब चंद्रमा की पृथ्वी के केंद्र से दूरी आरएम पृथ्वी तल पर स्थित किसी पिंड को पृथ्वी की केंद्र से दूरी अभीष्ट त्रिज्या की 60 गुनी होती है। अतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर लगने वाला त्वरण पृथ्वी के समीप किसी पिंड पर लगने वाले त्वरण जी का 1/60 स्क्वायर गुना होता चाहिए। यही हमने ऊपर सिद्ध किया है, जो कि न्यूटन के नियम से आपका सत्य है, जो कि न्यूटन के नियम से क्या है भैया, सत्य है, एकदम क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, अगला हमारा क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला भी देख लो भैया, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आखिर क्या है। चलो, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता नंबर 4 पॉइंट, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। हम जानते हैं कि विश्व की जो भौतिक जगत में पदार्थों का प्रत्येक कण दूसरे कण को एक बल से क्या करता है, आकर्षित करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अतः किसी कण का स्थूल अथवा सूक्ष्म के परितः वह स्थान जिसमें कण के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सके उस कण का गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करता है, जितना बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वीय बल क्षेत्र कहते हैं, या एक और भी नाम है इसका, गुरुत्वीय बल क्षेत्र, क्षेत्र भी कहते हैं, मतलब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से जानते हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा भी है। तो हमारा I बराबर हो जाएगा वेक्टर F, मतलब आपका गुरुत्वीय बल, और बटे द्रव्यमान बटे m। इसका जो SI मात्रक होता है वो कितना होता है? न्यूटन आपका प्रति किलोग्राम, इसका SI मात्रक होता है। बीमाएं कितनी होती हैं? इसकी बीमाएं होती हैं LT-2। I बराबर F अपान M बराबर F बराबर GM अपान R का वर्ग, F अपान M बराबर GM अपान R का वर्ग। क्लियर है यहां तक? गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या गुरुत्वीय बल क्षेत्र भी कहते हैं। I बराबर वेक्टर I इक्वल टू वेक्टर F अपान M होता है। SI मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम। बीमाएं LT-2, I इक्वल टू F अपान M इक्वल टू GM अपान R का वर्ग होगा, GM अपान R का वर्ग। ये हो गया हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसी में आगे की तरफ हम चलते हैं, इसी में हम और आगे की तरफ चलते हैं। जब हम और आगे की तरफ चलेंगे तो आता है गुरुत्व, मतलब आपकी ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। यदि दोनों वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व कहते हैं। मतलब गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। जिसमें पृथ्वी क्या करती है? किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार मुक्त रूप से फेंकी हुई वस्तुएं पृथ्वी की सतह पर आकर के गिरती हैं इसी बल के कारण। ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में होने वाली वृद्धि है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? जी से। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तो इस पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल mg वस्तु के भार के बराबर होगा। अतः पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है। अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट हम जो फिर आगे पढ़ाएंगे वो आपका होगा, आज ही बता दे रहे हैं, पृथ्वी के आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी में संबंध। ठीक है। मतलब आपकी रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन, ठीक है, ALE है, RATION, एक्सेलरेशन। और ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू अर्थ और आपका ग्रेविटी G एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G, मतलब आपकी रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी G एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, स्मॉल g और कैपिटल G में हमको रिलेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए मुझे एक थोड़ा सा भी वैसे बता दे रहे हैं। मान लो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है आपकी क्या होगी m, तथा त्रिज्या इसकी क्या है RE, तथा पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर समकेंद्रित है। माना कि वस्तु जिसका द्रव्यमान m है पृथ्वी तल पर अथवा उसके कुछ ऊंचाई पर स्थित है, तो पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष पृथ्वी तल के वस्तु की दूरी के उपेक्षणीय है। अतः वस्तु की पृथ्वी की केंद्र से दूरी RE के ही बराबर मानी जा सकती है। गुरुत्वाकर्षण के जो अनुसार अगर हम इसको चेक करेंगे तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर जो लगाया गया आकर्षण बल होगा, जो आकर्षण बल होगा वो कितना होगा, F बराबर हो जाएगा आपका G और स्मॉल m अपान R का वर्ग होगा, R का वर्ग होगा, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, F के द्रव्यमान F के कारण ही वस्तु में पृथ्वी का मतलब बल F के कारण ही वस्तु में पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण G उत्पन्न होता है। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार अगर हम चेक करेंगे तो हमारा होता है आपका बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, मतलब न्यूटन के नियम के अनुसार है। तो F बराबर होता है हमारा mg, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो हमारा mg बराबर हो जाएगा आपका जो G m अपान RE का वर्ग, अपान क्या है, RE का वर्ग। अब इसमें हमको क्या करना होगा, इसमें m यहां भी है, m यहां भी है, मैंने m को काट दिया, तो हमारा हो जाएगा, बचेगा क्या, G बराबर GME अपान RE का वर्ग। यही आपका संबंध है, यही आपका क्या है, रिलेशन है, यही आपका क्या है, रिलेशन, ठीक है। क्लियर यहां तक? यही पॉइंट हम कल विस्तृत रूप से समझाएंगे, आखिर ये कैसे आया है, कैसे प्रूव किया गया है, इसको कल प्रूव करके दिखाएंगे। इस सूत्र में हमको इस सूत्र में यम नहीं है, इससे स्पष्ट है कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, मतलब आपका यम नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि जो वस्तु मतलब जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाएं, तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वह एक ही ऊंचाई से गिराई गई हो तो वह एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगी। वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव, मतलब आपकी बायोएंसी इफेक्ट का जो श्यानकर्षण होता है, मतलब वाइस्कस ड्रैग जो होते हैं, के कारण त्वरण भिन्न भिन्न होगा। इस दशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, जो हमारी भारी वस्तु होगी वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचेगी, पहले पहुंचेगी। तो पृथ्वी के द्रव्यमान तथा घनत्व की गणना ये भी कल हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमको फिर पढ़ना है, मतलब आपकी कंप्यूटेशन एंड मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान की घनत्व की गणना पढ़ेंगे। फिर पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन कैसे होता है, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी इन गोइंग एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसमें कैसे चेंजिंग होती है, ये चीजें हम कल हमको पढ़ना है। फिर पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन कैसे होता है, मतलब आपकी वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ए ग्रेविटी जी इन गोइंग बिलो
द सरफेस ऑफ द अर्थ में। इसी प्रकार से हमको आगे की तरफ कुछ चीजें पढ़नी है, तो ये सारी चीजों का अध्ययन कल की डेट में हम करेंगे। आज के लिए बस यही इतना, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। और आप सभी लोग इसी तरीके से हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, जिससे कि जो आने वाला वीडियो हो आपको समय से मिल सके। बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए, मतलब आपको समय से वो वीडियो मिल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना, तब तक फिर मिलेंगे कल की डेट में। सी यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिजिक्स है थोड़ा सा, भाई चैप्टर तो हार्ड होता ही है। ठीक है, इसको बेसिक से एकदम समझेंगे, एकदम हम मतलब आपको समझाने का पूरा प्रयास किए हैं। ठीक, अपकेंद्र त्वरण क्या होता है डायरेक्टली मैंने प्रूव नहीं किया, उसको मैंने जो है एकदम अच्छे से आपको समझा करके प्रूव किया है कि वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई किस तरीके से किए जाएंगे, पॉइंट का ऐड कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये सारे पॉइंट को एकदम अच्छे तरीके से आपको समझा करके मैंने करवाया है। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, आपकी उस कमेंट पर विचार किया जाएगा। आज के लिए हम आपको यही इतना बताएंगे, कल की डेट में आगे आपकी क्लास फिर जारी होगी इस फिजिक्स की, इसी पॉइंट पे मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।